वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि आवाम क्या सोचती है। हमने अपने ज़ाती तौर पर अपनी टीम के हमरा जो है वो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ लोगों की राय एक आप उसको कह लें कि छोटा सा सर्वे करने की कोशिश की और हमने ये सवाल रखा कि हुकूमत के कोई 5 ऐसे इक़दाम गिनकर बताएं जो आप समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर हों। आवाम क्या कहती है, आइए सुनते हैं। गैस के बिलों ने, बत्ती के बिलों ने जी छुड़ा रखे हैं। टेंशन में रहते हैं हर वक्त कि ये कैसे अदा होंगे, इतनी आमदनी है नहीं। रात को सो, सुबह उठो 2 रुपए महंगी, फिर अगले दिन सो, फिर सुबह उठो, फिर 5 रुपए महंगी। किसी चीज़ में भी बेहतरी नजर आई। 11,750 अभी मुझे मेरी मंथली बजट से मुझे एक ये, उसके बाद बिजली, उसके बाद मेरी ज़रूरत ज़िंदगी, तो मैं अपना बजट मुझे आप बताएं 30,000 में निकाल लूँगा। अब लोग या खाएंगे या फिर टैक्स पे करेंगे। सारे बाहर भागना चाहते हैं। मैं अगर स्टडी कंप्लीट करता हूँ तो पाकिस्तान में 1 मिनट भी नहीं रहना। यहाँ 1 हफ्ते से गैस नहीं है, पीछे से बंद करी हुई है, क्या करें, गैस नहीं आ रहा है, ना घरों पे आ रहा है, ना कमर्शियल है, ना वो रेजिडेंशियल, कोई सा भी नहीं आ रहा। लाहौर कहते हैं कि लाहौर वालों ने ये किया, मरियम नवाज ने ये किया। लाहौर की भी हालत, मैं खुद गुजरांवाला का हूँ, गुजरांवाला की हालत जाके देखें आप, कुछ नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ दिखावा है। टीवी चैनल की हद तक आके कह रहे कि ये किया वो किया। पहले 8 घंटे काम का गाड़ी चलाते थे, फिर 10 घंटे, अब 12-14, यानी जब तक थक न जाए तो बस लगे रहते हैं। हम लोग तो बोल रहे थे कि हुकूमत आई है, कोई आवाम के लिए सहूलत लाएगी, लेकिन ये तो आवाम के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे खून निचोड़ दी। आप देख रहे हो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा चुका है और हो सकता है कि हो गया होगा, ये नहीं बता रहे। इनसे नहीं चलाया जा सकता और इनसे चलेगा भी नहीं। हुकूमत से क्या उम्मीद, हमें तो आगे भी किसी से उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिलहाल तो इतनी मायूसी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं हमने IMF से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए हैं और मुल्क की माशी सूरत हाल को संभाल लिया। इसी तरह वज़ीर तवानाई अवैस लगारी जो है वो बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने फार्मूला बना लिया है, फ्रेमवर्क तय कर लिया है और जल्द ही आवाम को रिलीफ देने वाले हैं, हम ये इक़दाम कर रहे हैं। इसी तरह अता तारड़ की गुफ्तगू आप सुने जो कि मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम का जिक्र करते हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ देखें तो वो कहते हैं उन्होंने एयर एम्बुलेंस चला दी, तो ये इक़दाम हैं, मगर बदकिस्मती से आवाम को नहीं पता, आवाम बिजली के बिलों के हवाले से परेशान दिखाई देती है। तो मैं आपसे तबरेज़ औरा साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये तो हमारी मुल्की सतह पे आप बरतानिया में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, वहां पे भी आवाम की क्या राय है मौजूदा हुकूमत के हवाले से? जो हमारे पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं वो कितनी हद तक मुतमईन है? सर जी, वो इस हद तक तो मुतमिन है कि नैब बहुत अच्छा काम कर रही है। नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो गए हैं, शहबाज शरीफ के खत्म हो गए हैं, उसके बाद हमजा शरीफ के खत्म हो गए हैं, उसी के साथ साथ कोई नए केसेस बनाए जा रहे हैं। एंटी करप्शन की जो कारकर्दगी है उस पर खुश हैं, MNS को उठा रहे हैं, MPS को उठा रहे हैं, ये इस कारकर्दगी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। तो यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि आवाम क्या चाहते हैं कि कैसी कारकर्दगी है नून लीग की हुकूमत की, तो वो ये है कि अगर किसी ने देखना है तो मोटरवे से लिल्ला इंटरचेंज एक आता है और GT रोड जेलम पे 127 किलोमीटर की सड़क थी, वो पिछले दौरे हुकूमत में शुरू हुई, 4 साल हो गए हैं। वहां पर वो अब जो पैसा लगा था वो भी तबाह बर्बाद हो गया है। जब अब बारिश आती है तो वहां पर कश्तियां लेकर चलना पड़ता है, मुकम्मल ट्रैफिक बंद हो जाती है। तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो बैठकर यही यहाँ पर सोचते रहते हैं कि आज तक मां सवाए इन्होंने अपने केस क्लियर कराने के, अपने खजानों को भरने के, अपने लोगों को अकोमोडेट करने से अलावा इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और ना ही ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि इनके पास वो ताकत ही नहीं है, इनके पास वो इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार किसी और जगह है। जब ये काम करने की कोशिश करते हैं किसी तरफ से उनको इशारा आ जाता है भाई नहीं स्टॉप हो जाए। तो इसी तरीके से अब आप सफारती कारकर्दगी को भी देख लें, IMF को भी देख लें, किसी लेवल पर भी मां सिवाय एक जो इदारा नैब, वो भी इन्होंने अपने काम करवाए हैं, उसके अलावा आवाम को इनका कोई काम नजर नहीं आ रहा, कोई काम नजर नहीं आ रहा। अच्छा चले बिशारे रियाज साहब ये बताइएगा, सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया मौजूद है, इस वक्त एक खबर जो है वो आपके पास पहुंच रही है, क्या वजह है? अभी आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम को कुछ नहीं पता, वो तो बिजली का बिल लेके परेशान फिर रहे हैं। सही है ना जी, ये जो जिस तरह तबरेज़ औरा साहब बता रहे थे कि मौजूदा हुकूमत तो आने से पहले कह रही थी हमारे पास बहुत ही माहिरीन की टीम है, हमारे पास एक नून लीग जब भी इक़्तिदार में आती है तो यही कहती है कि हमारे पास ये एक ऐसी टीम है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है।
مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب اقتدار میں آئے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ چائنا سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے, سعودی عرب سے اتنے ارب ڈالر آ جائیں گے, فلاں ملک ہماری اتنی مدد کرے گا, ہم ملک کو جو ہے اندھیروں سے باہر نکالیں گے, مسائل کسے باہر. یہ ملک تو مسائل کے ماجگاہ بن گیا نا. انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے, انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے, چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو تن کے رکھو, باقی عوام کو بھی ساتھ رگڑا دے رکھو, نہ یہ کوئی بات کریں گے نہ کچھ کریں گے. کسی جگہ عوام کو بھی انہوں نے چھوڑا کہ عوام نکل کر اس پر احتجاج کرے. اس کے بعد یہ قوانین بنا رہے ہیں, پیکا کا قانون انہوں نے بنایا صحافیوں کو گلا گھونٹنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو بھی گلا گھونٹ دیں تاکہ یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں, مسائل جو نشاندہی کر رہے ہیں وہ بھی خاموش ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے بجلی کے بل, وہ بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ ابھی ایک وہ آپ کا جو ساٹھ چلایا آپ نے, وہ گجرانوالہ کا ایک بندہ بتا رہا تھا جی کہ میں صبح جب اٹھتا ہوں تو ٹیکسی چلاتا ہوں, اس وقت تک چلاتا رہتا ہوں جب تک تھکتا ہوں. یہ تو ان کی حالت ہے. یہ اقتدار میں سے پہلے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف میں حیران ہوں اس بات پر کہ ہماری جو شہباز شریف چھوٹے بھی ہیں تو چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں سبحان اللہ. ایک تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, وہ سیلاب سے پہلے وہ کسی دن بارش نہیں ہو رہی تھی, دنیا بھر میں سیلاب آتے, یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے. میں قدرتی آفات کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا نا. بس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ گاڑی میں بیٹھ کر جیمر لگے ہوئے ہیں, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, پانی کہاں کھڑا ہے. اور بھائی کچھ احتیاطی تدابیر تو کرے نا. اور یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ فلاں جگہ کھڑی ہو کر وہاں ٹک ٹاک بنوائیں, فلاں جگہ کھڑی ہو کر وہ کہے کہ پانی آ رہا ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جو ہے وہ کرنا چاہیے, جو آپ ہیں نا وہی بتانا چاہیے. یہ اس طرح کی اچھی حرکات جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی. آگے بڑھتے ہیں. عمران, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اشتہارات بنوائے جائیں, ایڈز بنوائے جائیں, سوشل میڈیا پہ خبر پھیلائی جائے. جو بندہ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ 12 گھنٹے کام کر کے بھی اپنا گھر کا سرکل پورا نہیں کر رہا, تو اس کے پاس تو اب یہ ٹک ٹاک دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ جتنے ٹک ٹاک بنوا لیں. تو لیکن دوسری جانب اب کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت کا فوکس کس جانب ہے؟ ان کو تو عوام کے حوالے سے عوام کا اعتماد جیتنا چاہیے تھا, مگر ان کا فوکس صرف عمران خان, ان کو کس طرح سے جیل میں رکھنا ہے, کس طرح سے مزید کیسز بنوانے ہیں, کس طرح سے جو ہے ظاہر ایک بڑا افسانہ تھا 9 مئی کا, لیکن اسی کی فکر میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اعتزاز, یہ ایڈ تو بنواتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, لیکن اسی سوشل میڈیا کا گلا بھی دباتے ہیں. اس حکومت کی اگر یہ کارکردگی دیکھی جائے یہی 5 ماہ کی, تو سب سے بڑی جو ان کی کارکردگی ہے, انہوں نے شخصی آزادیوں کو محدود کیا ہے. سوشل میڈیا جو کہ عوام کی آواز بنتا تھا, خاص طور پر ٹویٹر اس ملک میں بند ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر آپ ایک تصویر ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے. آج پھر کوئی چھیڑ چھاڑ شاید ہو رہی ہے, جو فائر وال کا ایک معاملہ چل رہا ہے, اس کی انسٹالیشن کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں شاید, جس کی وجہ سے عوام کی آواز کو دبانے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور پھر یہ حکومت اتنی نااہل ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر کو ایک طرف ان کو پیسے دے کے ایڈ بنواتی ہے, پھر جب وہ عوام کی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر ان کو دبانے کے لیے یہ سارے کام کرتی ہے. اور ان کا سارا کا سارا فوکس, جیسے آپ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت عمران خان کا جو ہے اس کو جیل میں کیسے رکھا جائے, صرف ان کی ترکیبیں اس حد تک چلتی ہیں. عوام اس وقت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ملک کو چھوڑ کر کہیں ایسے ملک میں سیٹل ہو جائے جہاں پر ان کے اور ان کے خاندان کے افراد جو ہے وہ اچھے سے گزر بسر کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ اس حکومت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عام آدمی کا پاکستان میں اس کی زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ ایک تو آپ نے جو حکومت کی جانب سے ماہانہ تنخواہ سرکاری طور پر مقرر کی جاتی ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا جاتا. جب آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے, اسلام آباد کی کئی ایسی پرائیویٹ فرمز ہیں جو کہ سرکار کی طرف سے مختص کردہ مقرر کردہ تنخواہ سے کم تنخواہیں دے رہی ہیں, تو اس طرح سے ایک بجلی کا بل ہی بجلی کا بل جو نہیں ادا کر سکتا سر, وہ کیا صورت ہے, وہ کس جانب توجہ دے؟ ایک عام آدمی تو سخت پریشانی کی حالت میں گزر رہا ہے. میں سلمان یہ سب بتائیے گا, آپ کے علم میں یو کے وزیر اعظم نے جب اس طرح کی صورتحال پیش آئی تو وہ انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا, وہ چلے گئے. یہ ہمارے پاس بالکل ابھی قریب کی مثال ہے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ابھی ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اور کرسی پہ بھی براجمان ہیں, ان کو چھوڑ کے چلے نہیں جانا چاہیے. اب میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا کہ راجہ بشارت صاحب مجھے انٹرپٹ نہ کریں تاکہ میں آپ کے سوال کا ان انٹرپٹڈ جواب دے سکوں.
चलें, ठीक। इस सवाल का जो आपका सवाल थोड़ी सी इजाजत दीजिए, जुज़वी इजाजत दीजिएगा। नहीं, वो फिर आप यहाँ पे हंसी ठट्ठा शुरू हो जाता है ना, सीरियस बातें पीछे रह जाती हैं। इन तीनों भाइयों ने गवर्नमेंट की कारकर्दगी के बारे में जो बात की वो मैंने बड़े आराम से सुनी और मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आई वुड लाइक द सेम। सबसे पहली बात जो हम लोग थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हम बहुत इम्पेशेंट हैं। हम किसी को भी टाइम नहीं देना चाहते और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में जादू की छड़ी हो और वो आपके मामलात हफ्तों के काम दिनों में हो और दिनों का काम महीनों में हो और हमारे पास वो रिलीफ मिल जाए। आई विश ऐसा हो, लेकिन हुकूमत के पास ऐसा कोई तरीका है नहीं कि वो ये कर सके, इसलिए क्योंकि जो माजी के अंदर की हुई तबाहकारियां हैं उनको रिवर्स करते हुए, उनको कंट्रोल करते हुए टाइम लगेगा। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं कि वो अपने ऑपोजिशन को है जो दबाने में लगी हुई और लिटिगेशन में लगी हुई है और लेजिस्लेशन में लगी हुई है जो अपने आप को अपनी स्किन को बचा सकें। गवर्नमेंट मेरे ख्याल में जी इस वक्त चौमुखी लड़ रही है, जिस तरह हम आम इस्तिलाह में कहते हैं कि उसके पास कम से कम कुछ 4 से 5 फ्रंट्स हैं जो ओपन अप हुए हुए हैं। जो आपकी डोमेस्टिकली अनरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो अपोजिशन है जिसमें PTI सबसे बड़ा फैक्टर है, वो गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई काम करती रहती है। गवर्नमेंट अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर सकती। आपने सवाल किया था कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आप गिनवा सकते हैं जो गवर्नमेंट ने की हो। मैं आपके 2 मिनट इसके ऊपर इजाफी और लूंगा सर, गिनवाएं सर। हम तो और इस जवाब थक गए सुबह से पूछ और मैं आपको ये जो जवाब है ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करके दूंगा। सबसे पहले इंटरनेशनल फ्रंट की बात करते हैं। आपके पेट्रोल की प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, आपके डॉलर की प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके प्रॉब्लम्स को जो है वो देखा जा सके। तीसरा, आपका IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रीस्केड्यूल किया गया है और अब आपके पास 7 बिलियन की जो ट्रेंच है वो रिलीज होने वाली है। तीसरी चीज है जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। चौथी चीज जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर की गई है वो दोस्त ममालिक से दोबारा जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको चीपर बाइंग के ऊपर लेके गए हैं ताकि जो एक्सचेकर्स का पैसा है उसको बताया जा सके। ये हो गई 5 से ज्यादा चीजें इंटरनेशनल फ्रंट पे। अब मैं आपको जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं क्योंकि उनका फेडरेशन के अंदर रोल है, मैं आपको इस्लामाबाद की कुछ 4-5 चीजें जो है वो गिनवा देता हूं। सर आवाम से रेट बता, टाइम खत्म होने वाला है। इसका फर्क पड़ने में, इसका जो इफेक्ट है वो पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो मैंने कहा कि ये जादू की छड़ी मुझे सिर्फ 1 मिनट देते हैं, आपको नहीं मिलेगा। मुझे बात जरा कंप्लीट करने दें। फेडरल गवर्नमेंट की बात बिल्कुल क्लोजिंग का मैं जरूर बिशारा साहब आपको भी वक्त देता। सलमान साहब बिल्कुल यकीनन आपकी मजीद बात सुनते, लेकिन वक्त बिल्कुल हमारे पास मुकम्मल हो चुका है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।